बोर्ड की तैयारी कैसी चल रही है? हम जानते हैं इस समय थोड़ा थोड़ा तनाव तो होता ही है। किताबें, नोट्स, रिवीजन, दिमाग में एक खिचड़ी सी पक जाती है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इतिहास के सबसे मुश्किल समझे जाने वाले चैप्टर को हम एक दिलचस्प कहानी में बदल सकते हैं? एक जासूसी केस की तरह सुलझा सकते हैं। बिल्कुल। आज हमारे पास ठीक यही करने का मौका है। हमारे हाथ लगे हैं क्लास 12 इतिहास के तीसरे चैप्टर बंधुत्व, जाति तथा वर्ग पर कुछ बहुत ही अच्छे डिटेल्ड हस्तलिखित नोट्स। और हमारा मकसद इन नोट्स के जरिए सिर्फ तथ्य रटना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक जासूस की तरह इन सुरागों को जोड़कर हजारों साल पुराने समाज की एक तस्वीर बनाना है। तो चलिए इस जानकारी के अंबार को सुलझाते हैं। हमारा मिशन है ये पता लगाना कि महाभारत के समय का समाज, उसके परिवार, शादी ब्याह और नियम कायदे असल में कैसे थे। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये उन सामाजिक ढांचों की कहानी है जिनकी जड़ें आज भी हमारे समाज में कहीं न कहीं मौजूद हैं। सही बात है। इन नोट्स में छिपे पैटर्न और कनेक्शन को उजागर करना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि ये हमें हमारे आज के बारे में भी बहुत कुछ सिखाते हैं। तो हमारी पड़ताल का सबसे पहला सुराग है महाभारत। ये सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है। ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। हाँ, नोट्स में सबसे पहले 1919 में शुरू हुए एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का जिक्र है, जिसका नेतृत्व एक बहुत माने हुए संस्कृत विद्वान वीएस सुखनकर ने किया था। और यहाँ जो बात हैरान करती है वो है इस प्रोजेक्ट का पैमाना, उसकी महत्वाकांक्षा। मतलब सुखनकर और उनकी टीम ने देश के कोने कोने से, कश्मीर से लेके केरल तक, महाभारत की अलग अलग संस्कृत पांडुलिपियों को इकट्ठा किया। अच्छा। फिर विद्वानों ने हर पांडुलिपि के हर एक श्लोक की तुलना की। उनका लक्ष्य उन श्लोकों को खोजना था जो लगभग सभी पांडुलिपियों में एक जैसे थे। ये तो एक तरह से टेक्स्ट की आर्कियोलॉजी हो गई। बिल्कुल। और नतीजा क्या निकला? नतीजा 13,000 पन्नों में फैले कई ग्रंथ। 13,000 पन्ने? और इस विशाल काम को पूरा करने में 47 साल लग गए। 47 साल? इससे तो बहुत दिलचस्प बातें सामने आई होंगी। दो बड़ी बातें सामने आईं। एक, संस्कृत के कई पाठों के हिस्सों में जबरदस्त समानता थी। ये दिखाता है कि एक मुख्य कहानी पूरे देश में फैली हुई थी। और दूसरी? और दूसरी बात, जो शायद इससे भी ज्यादा फैसिनेट करती है, वो ये कि कहानी में सैकड़ों क्षेत्रीय बदलाव भी थे। मतलब कहानी कहते कहते लोगों ने उसमें अपनी स्थानीय परंपराओं और अपनी सोच को भी जोड़ दिया था। एकदम सही। ये हमें बताता है कि इतिहास कोई एक सीधी लकीर नहीं है, उसमें कई धाराएं, कई आवाजें साथ साथ चलती हैं। तो चलिए इसी विचार के साथ उस समय के समाज की सबसे छोटी और सबसे जरूरी यूनिट पर आते हैं, परिवार। नोट्स में इसके लिए दो बड़े मजेदार शब्द हैं, कुल और जाति। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि कुल मतलब आज की न्यूक्लियर फैमिली जैसा कुछ? हाँ, और जाति मतलब पूरा खानदान, सारे दूर पास के रिश्तेदार मिलाकर। कुल शायद एक छत के नीचे रहने वाले लोग थे और जाति वो पूरा नेटवर्क था। ठीक है। और इन परिवारों की व्यवस्था का आधार था एक बहुत ही पावरफुल आइडिया, पितृवंशिकता। पितृवंशिकता यानी पैट्रिलिनी। इसका मतलब है कि वंश पिता से पुत्र, फिर पौत्र और ऐसे ही आगे चलता था। हाँ, और ये सिर्फ नाम चलाने की बात नहीं थी। सिंहासन, जमीन, संपत्ति, सब कुछ इसी सिस्टम से तय होता था। अगर हम महाभारत को ही देखें तो उसकी पूरी लड़ाई किस बात पर थी? इसी पर तो थी, हस्तिनापुर के सिंहासन और जमीन पर कौरवों और पांडवों के अधिकार को लेकर। ये पितृवंशिकता का सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय उदाहरण है। लेकिन क्या ये हमेशा इतना सीधा साधा था? क्या वंश हमेशा पिता के नाम से ही चलता था? नोट्स में मातृवंशिकता का भी जिक्र है। हाँ, और यहीं पर कहानी और जटिल और दिलचस्प हो जाती है। कैसे? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सातवाहन शासक। इन्होंने पश्चिमी भारत और दक्कन पर राज किया था। अच्छा। कुछ सातवाहन शासकों के नाम उनकी माँ के गोत्र से लिए गए थे। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध राजा थे गौतमी पुत्र सीरी सातकनी। एक मिनट, गौतमी पुत्र? इसका मतलब है गौतमी का पुत्र? हाँ। मतलब राजा अपनी पहचान अपनी माँ के नाम से बता रहा है। ये तो बहुत प्रोग्रेसिव लगता है। पर क्या फिर सत्ता भी माँ से बेटी को मिलती थी? यही तो सबसे दिलचस्प विरोधाभास है। नहीं। अच्छा। ये याद रखना जरूरी है कि सातवाहन राजाओं में सिंहासन का उत्तराधिकार पितृवंशिक ही था, यानी राजा का बेटा ही अगला राजा बनता था, बेटी नहीं। तो नाम में माँ का सम्मान तो है, लेकिन सत्ता का कंट्रोल पिता के वंश के पास ही रहता था। बिल्कुल।
यह उस समाज की जटिलता को दिखाता है जहां महिलाओं का सम्मान तो था, पर सत्ता के अधिकार सीमित थे। वाह, नाम माँ का लेकिन सिंहासन पिता का। ये दिखाता है कि परिवार के अंदर के नियम कितने पेचीदा थे। तो फिर जब बात समाज के बड़े नियमों की आई, जैसे कि शादी ब्याह, तो वहां क्या सीन था? नोट्स में विवाह की कई प्रथाओं का जिक्र है। एक थी अंतर्विवाह, यानी एंडोगेमी। मतलब एक ही कुल, गोत्र या जाति के अंदर शादी करना। हाँ, और दूसरी थी बहिर्विवाह, एक्सोगेमी, यानी अपने गोत्र से बाहर शादी करना। मतलब हम अपने मोहल्ले में शादी नहीं करेंगे वाला नियम। बस बड़े पैमाने पर। हाँ, कह सकते हैं। और इसके अलावा भी कुछ प्रथाएं थीं जो उस समय के पारिवारिक ढांचे के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। जैसे एक थी बहुपत्नी प्रथा, पोलिजिनी, जिसमें एक पुरुष की अनेक पत्नियां होती थीं। ये राजाओं और अमीर लोगों में आम थी। और चौथी, जो बहुत दुर्लभ थी, वो थी बहुपति प्रथा, पॉलीएंड्री, एक स्त्री के अनेक पति। जिसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण महाभारत में द्रौपदी का है। जाहिर है, इन सब प्रथाओं को लेकर समाज में कोई न कोई रूल बुक तो जरूर होगी। बिल्कुल। लगभग 500 ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नाम के संस्कृत ग्रंथों में समाज के लिए एक, आप कह सकती हैं, एक सोशल कोड तैयार किया। और इसमें गोत्र प्रणाली को बहुत महत्व दिया गया। बहुत ज्यादा। हर गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था और माना जाता था कि उस गोत्र के सभी सदस्य उसी ऋषि के वंशज हैं। और गोत्र के 2 नियम बहुत सख्त थे, है ना? हाँ, 2 नियम। पहला, शादी के बाद स्त्री को अपने पिता का गोत्र छोड़कर पति का गोत्र अपनाना होता था। और दूसरा ये कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। इन्हीं धर्मशास्त्रों में विवाह के 8 प्रकार भी बताए गए हैं। हाँ, 8 प्रकार। इनमें से पहले 4 को उत्तम माना गया, जहां कन्या का दान पूरे रीति रिवाज के साथ होता था, और बाकी के 4 को निंदित माना गया। तो मतलब उस जमाने में भी अप्रूव्ड और नॉट सो अप्रूव्ड रिलेशनशिप्स का पूरा सिस्टम था। और उसे धर्म के आधार पर सही या गलत ठहराया जाता था। ठीक है, तो परिवार और शादी के नियम समझ आ गए। अब समाज की बड़ी बनावट पर आते हैं, वर्ण व्यवस्था। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में समाज के लिए एक आदर्श व्यवस्था बताई गई है। ये एक सोपान व्यवस्था थी, मतलब एक हायरार्कल सिस्टम, एक सीढ़ी की तरह, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मणों को रखा गया, दूसरे स्थान पर क्षत्रिय, तीसरे पर वैश्य और सबसे निचले पायदान पर शूद्र। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ काम का बंटवारा नहीं था, ये एक तरह से समाज का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की कोशिश थी, जिसमें हर किसी का रोल और उसकी सीमाएं जन्म से ही तय कर दी गई थी। बिल्कुल। और नोट्स में हर वर्ण के काम भी साफ साफ बताए गए हैं। हाँ, ब्राह्मणों का काम था अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करवाना और दान लेना देना। क्षत्रियों का काम था युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा देना, न्याय करना। बिल्कुल। तीसरे वर्ण यानी वैश्यों से खेती, पशुपालन और व्यापार की उम्मीद की जाती थी, और शूद्रों के लिए सिर्फ एक ही काम तय था, बट बाकी के तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। हाँ, ये सिस्टम समाज में एक तरह का ऑर्डर तो लाता था, पर बहुत बड़ी कीमत पर, क्योंकि ये जन्म पर आधारित असमानता को सही ठहराता था। लेकिन ये नियम सिर्फ किताबों में थे या असल में लोग इन्हें इतना मानते भी थे? देखिए, ब्राह्मणों ने इसे लागू करवाने के लिए 3 मुख्य रणनीतियां अपनाई। क्या थी वो? एक, उन्होंने कहा कि ये वर्ण व्यवस्था एक दैवीय व्यवस्था है, मतलब इसे ईश्वर ने बनाया है और ये जन्म पर आधारित है, इसे बदला नहीं जा सकता। ठीक है। दूसरा, उन्होंने राजाओं को ये उपदेश दिया कि वे अपने राज्य में इन नियमों का सख्ती से पालन करवाएं। और तीसरा, उन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि समाज में उनकी जगह और सम्मान उनके जन्म से ही तय होता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये आदर्श व्यवस्था, जो किताबों में इतनी साफ सुथरी लगती है, हमेशा और हर जगह हूबहू लागू होती थी? बिल्कुल नहीं। जमीनी हकीकत कुछ और थी। इतिहास हमें बताता है कि हकीकत हमेशा ज्यादा जटिल और पेचीदा होती है। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, लेकिन भारत के कई सबसे महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति दूसरे वर्णों से हुई थी। जैसे कोई उदाहरण है नोट्स में? कई हैं। मौर्य वंश को ही लीजिए, जिन्होंने इतने बड़े साम्राज्य पर शासन किया। उनके उद्भव को लेकर आज भी इतिहासकारों में बहस है। अच्छा। बौद्ध ग्रंथ उन्हें क्षत्रिय बताते हैं, तो ब्राह्मण शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते हैं। और मौर्यों के बाद आए शुंग और कण्व शासक, तो ब्राह्मण थे जो नियमों के हिसाब से राजा नहीं हो सकते थे। और उन शासकों का क्या जो भारत के बाहर से आए थे? वो और भी दिलचस्प है।
मध्य एशिया से आए शक राजाओं को ब्राह्मण म्लेच्छ या बर्बर मानते थे, क्योंकि वो संस्कृत नहीं बोलते थे और ब्राह्मणों के नियमों को नहीं मानते थे। लेकिन उन्होंने भी तो यहाँ राज किया और सफलतापूर्वक किया। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है शक राजा रुद्रदामन, जिन्होंने सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजनीतिक सत्ता किसी भी उस व्यक्ति के लिए खुली थी जो समर्थन और संसाधन जुटा सके, चाहे वो किसी भी वर्ण का क्यों ना हो। असल दुनिया नियमों से ज्यादा ताकत से चलती थी। वर्ण के अलावा जाति की भी बात होती है। नोट्स में बताया गया है कि जातियां भी जन्म पर आधारित थीं, लेकिन वर्णों की तरह इनकी संख्या सिर्फ 4 नहीं थी। सही कहा। जाति एक ज्यादा फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट था। जब भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का सामना किसी नए समुदाय से होता था, जैसे जंगल में रहने वाले निषाद या कोई खास पेशा करने वाले लोग, जैसे सोना बनाने वाले स्वर्णकार, हाँ, तो उन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में फिट करने के लिए एक जाति के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता था। ये समाज की बदलती हकीकतों से निपटने का एक तरीका था। और इसी व्यवस्था में कुछ लोगों को अस्पृश्य या अछूत भी घोषित कर दिया गया। ये कैसे हुआ? वो छूना, दूषित करने वाले हैं। ठीक है। जो लोग ये काम करते थे उन्हें चांडाल कहा जाता था और उन्हें वर्ण व्यवस्था की सीढ़ी से भी नीचे रखा जाता था। मनुस्मृति में उनके लिए बहुत कड़े नियम थे, जैसे कि उन्हें गांव के बाहर रहना होता था। हाँ, फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करना, मरे हुए लोगों के कपड़े पहनना। ये तो बहुत ही कठोर व्यवस्था थी। हाँ, और चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान जो भारत आए थे, उन्होंने लिखा है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने आने की सूचना देनी पड़ती थी, ताकि दूसरे लोग उन्हें देखने के दोष से भी बच जाएं। हाँ, ये सामाजिक अलगाव का एक चरम रूप था। ये दिखाता है कि ये सिर्फ किताबी नियम नहीं थे, बल्कि समाज में गहराई तक समाये हुए थे। ये सामाजिक हायरार्की सिर्फ सम्मान और काम तक ही सीमित नहीं होगी, है ना? इसका असर लोगों की आर्थिक स्थिति पर, मतलब संपत्ति के अधिकार पर भी पड़ता होगा। निश्चित रूप से। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के अधिकार बराबर नहीं थे। कैसे? मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का बंटवारा माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से किया जाना था। और बेटियों का? स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थीं। तो फिर महिलाओं के पास संपत्ति कैसे आती थी? नोट्स में स्त्रीधन का जिक्र है, ये क्या था? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान था। विवाह के समय मिले उपहारों जैसे गहने या कपड़े पर स्त्री का अपना स्वामित्व माना जाता था और इसे ही स्त्रीधन कहते थे। अच्छा। इस संपत्ति को उसकी संतान विरासत में पा सकती थी और सबसे जरूरी बात, इस पर उसके पति का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता था। तो ये एक तरह की आर्थिक सुरक्षा थी। हाँ, एक छोटी सी ही सही, पर आर्थिक सुरक्षा जरूर थी। लेकिन ये पुरुषों के धन कमाने के तरीकों के मुकाबले तो बहुत सीमित था। बिल्कुल। मनुस्मृति पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के 7 तरीके बताती है। विरासत, खोज, खरीद, विजय करके, निवेश, बहुत कुछ। महिलाओं के लिए स्त्री धन ही संपत्ति का मुख्य स्रोत था। ये लैंगिक आधार पर आर्थिक असमानता को साफ दिखाता है। तो इन नोट्स से हमने क्या समझा? हमने देखा कि प्राचीन भारत का समाज नियमों और परंपराओं का एक बहुत ही जटिल ताने बाने से बुना हुआ था। महाभारत जैसे ग्रंथ हमें महज एक कहानी नहीं सुनाते, बल्कि उस दुनिया की गहरी झलक दिखाते हैं जहां रिश्ते, अधिकार और पहचान के नियम तय हो रहे थे। हमने पितृवंशिता और मातृवंशिता के बीच का महीन फर्क समझा, विवाह के नियमों को जाना और वर्ण व्यवस्था की आदर्श तस्वीर और उसकी असलियत की जटिलताओं को देखा। हाँ, यह समझना कि समाज का ये सिस्टम कैसे काम करता था, सिर्फ इन तथ्यों को याद रखने से कहीं ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो अगली बार जब स्टूडेंट्स ये चैप्टर पढ़ें तो इसे सिर्फ राजाओं, नियमों और तारीखों की एक लिस्ट की तरह ना देखें। इसे उन लोगों की कहानी की तरह देखें जो इन नियमों के साथ जी रहे थे, उन्हें अपना रहे थे। और कभी-कभी जैसा हमने शक राजाओं के मामले में देखा, उन्हें चुनौती भी दे रहे थे। सभी स्टूडेंट्स को उनकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंत में एक विचार, ये सभी ग्रंथ और नियम, चाहे वो धर्मशास्त्र हो या मनुस्मृति, ज्यादातर ब्राह्मण पुरुषों द्वारा लिखे और संकलित किए गए थे। हाँ, ये एक जरूरी बात है। यह हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर हमें उस दौर की किसी रानी, किसी शूद्र कारीगर या किसी व्यापारी महिला द्वारा लिखी गई कोई किताब मिलती, तो समाज की ये कहानी कितनी अलग होती।